देखिए, जब बाबा रामदेव अनशन में शरीक होने पहुंचे तो भीड़ थोड़ी बढ़ी। बाबा रामदेव के साथ उनके 5000 समर्थक अनशन में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन साथ देने से पहले बाबा रामदेव ने टीम अन्ना के आंदोलन पर सवाल भी खड़े कर दिए। अब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या टीम अन्ना का आंदोलन रामदेव के कंधे पर चल रहा है और क्या टीम अन्ना से लोगों का मोह भंग हो रहा है। टीम अन्ना का अनशन कितने दिन चलेगा? क्या टीम अन्ना से लोगों का मोह भंग हो रहा है? ये दोनों सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि टीम अन्ना के अनशन के दौरान इस बार लोगों की भागीदारी बेहद कम देखी जा रही है। अनशन के तीसरे दिन के दोपहर तक की बात करें तो कुछ 100 लोग ही अनशन की जगह पर दिखे। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि आखिर टीम अन्ना के अनशन से जनता की बेरुखी क्यों है। हालांकि अन्ना हजारे ने कहा कि वो कम भीड़ को लेकर परेशान नहीं है। बाबा आए, भीड़ लाए, साथ से पहले सवाल उठाया। इस बार के आंदोलन के दौरान लोगों की कम मौजूदगी से जूझ रही टीम अन्ना के लिए बाबा रामदेव का साथ राहत की खबर लेकर आया। जो जंतर मंतर लोगों की कम भीड़ की वजह से सूना था, वो बाबा रामदेव के पहुंचते ही भर सा गया। रामदेव के साथ करीब 5000 लोग जंतर मंतर पहुंचे। बाबा जंतर मंतर पहुंचकर अन्ना हजारे के गले मिली, लेकिन साथ देने से पहले बाबा रामदेव ने टीम अन्ना का विरोध भी कर दिया। जंतर मंतर पहुंचने से पहले बाबा रामदेव अपने आंदोलन की तैयारियों का जायजा लेने रामलीला मैदान गए थे। रामदेव ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर लगाए जा रहे आरोपों को गलत तरीका बताया। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने टीम अन्ना के आंदोलन पर भी सवाल खड़े किए। बाबा ने कहा कि आंदोलन वही है जिसके साथ देश के 1% लोग शामिल हो। सवाल टीम अन्ना के आंदोलन में जुट रही कम भीड़ के बारे में था, जिसके जवाब में रामदेव ने कहा कि अगर कोई आंदोलन बड़े बदलाव की बात करता है तो उसे कम से कम 1.25 करोड़ लोगों का समर्थन हासिल होना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 9 अगस्त से बाबा रामदेव भी एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। रामदेव ने ये भी कहा कि 9 अगस्त से शुरू हो रहे उनके आंदोलन का हर्ष ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके 1 करोड़ से ज्यादा समर्पित कार्यकर्ता हैं। आखिर भीड़ क्यों नहीं जुट रही? सवाल यही है कि आखिर टीम अन्ना का आंदोलन भीड़ की कमी से क्यों जूझ रहा है। दरअसल इस बार अन्ना के समर्थन में गांवों से तो लोग आ रहे हैं, लेकिन यूथ गायब है। आपको बता दें कि अन्ना के पिछली बार के अनशन में युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा रही थी। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि शनिवार और रविवार को छुट्टियां होती हैं, लिहाजा कुछ भीड़ बढ़ सकती है। क्या राजनीतिक दल बनाएंगे अन्ना? सवाल यह भी है कि क्या अन्ना राजनीति में हिस्सा लेंगे, क्योंकि अन्ना ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके पास आने वाले कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ विरोध या प्रदर्शन से बात नहीं बनेगी, उन्हें विकल्प देना होगा। राजनीति में उनके आने के एक सवाल के जवाब में अन्ना ने कहा कि अगर लोग कहेंगे तो वो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन वो कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, बल्कि चुनाव में अच्छे उम्मीदवारों की पहचान कर उनके पक्ष में वोट देने की लोगों से अपील करेंगे। हालांकि इस पर अभी टीम अन्ना में मंथन होना बाकी है। साफ है, इस बार टीम अन्ना के सामने कई चुनौतियां हैं लोगों की कम भीड़ पर, और रामदेव सरी के साथियों के ही सवाल तो हैं ही, इससे ज्यादा कई मसलों पर टीम अन्ना में सहमति का अभाव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस मसले पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीम अन्ना की सदस्य सुनीता गोदारा, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर न्यूज राजीव रंजन नाग साहब। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुनीता जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से एक बार फिर अनशन की शुरुआत हुई, जिस सोच के साथ हुई, उसी सोच के साथ जब आपके साथ एक बड़ी भीड़ जुटी थी पहले हमने देखा, लेकिन इस बार अचानक क्या हुआ? जंतर मंतर पर यह सन्नाटा क्यों है? सुनीता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे?
नहीं, आपने मुझसे पूछा? जी, ये आपसे सवाल है सुनीता जी। अचानक जंतर मंतर पर आप लोगों ने अनशन की शुरुआत की। अगर आप सुनिए, ठीक है, मुझे थोड़ी सी सुनाई दी, मैं आपकी बात को रिपीट कर रही हूँ। आपने कहा यहाँ सन्नाटा क्यों है? आप शायद स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी, लेकिन आप जंतर मंतर आते आज तो आपको पता चलता कि यहाँ कोई सन्नाटा नहीं है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, इस आंदोलन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो घर में बैठे हैं, जो गाँव में बैठे हैं, जो शहरों में बैठे हैं, सबके दिल में एक अन्ना बैठ गया है। छोटे से कोने में अन्ना बैठा है और वो सदाचार सिखा रहा है, जागरूकता ला रहा है। तो फिर जंतर मंतर पर इस आंदोलन की जरूरत क्या थी? वो आंदोलन तो रालेगंज सिद्धि में रहते हुए भी हो सकता था, टीमन्ना के बाकी सदस्य जहां जहां थे वहां रहते हुए भी कर सकते थे। फिर जंतर मंतर पर आने की जरूरत क्या थी? फिर अन्ना को फिर क्यों करना? नहीं, रालेगंज अन्ना को अपनी जगह नहीं बैठना पड़ेगा ना, अन्ना को तो बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन लोग जो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर कोई सन्नाटा नहीं है। मैं यहाँ पर रोज सुबह से लेकर शाम तक होती हूँ, मुझे तो कोई सन्नाटा नजर नहीं आ रहा है। आप स्टूडियो से बाहर निकल के आइए, आप अपने यहाँ के साथ बिल्कुल, हम स्टूडियो से बाहर की भी तस्वीरें हमारे पास हैं और वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। सुनीता गोदारा जी, बहुत माफी के साथ आप वहाँ पर मौजूद हैं, शायद आप उस सच को खुद नहीं देखना चाह रहे हैं। आता है उसके लिए इंतजार कीजिए। जी, आप रहिए। नाग साहब, आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, ये बात मानने को तैयार नहीं है सुनीता गोदारा जी। शायद जो सवाल हमने इनसे पूछा, सन्नाटा क्यों है, उसको लेकर थोड़ा सा इनको बुरा लगा, लेकिन ये सवाल शायद बिल्कुल ठीक है। रामदेव आते हैं तो उनके साथ 5-6 हजार लोग वहां पहुंचते हैं, उसके बाद फिर पहले जैसी स्थिति हो जाती है। लोगों की संख्या इतनी कम दिखाई दे रही रामलीला मैदान में। हमने दिन की भी तस्वीरें देखी थी, कल की भी देखी है तस्वीरें, हालात वैसे के वैसे ही खाली है माफ कीजिएगा जंतर मंतर। आदर्श सुनीता गोदरा जो बातें कर रही हैं, तो ये ऐसा दावा करना उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन पूरा देश और खुद अन्ना की टीम और अन्ना खुद ये कह चुके हैं। और 2 दिन पहले किरण बेदी जब ये कह रही थी कि लोगों को घर से आना चाहिए, घर से निकलना चाहिए और एक नहीं 101 के रूप में आना चाहिए, तो निश्चित तौर पे उनकी पीड़ा मन से झलक रही थी। और इस बार जब लोग नहीं आए हैं इतने अच्छे मौसम के बाद भी, तो मुझे लगता है कि मोहभंग का सिलसिला हिसार लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और जो मुंबई तक गया, मुंबई में भी इनकी रैली फ्लॉप हुई थी। तो लोगों का भरोसा अन्ना टीम से खत्म हो रहा है। अन्ना भले ही उनके अभी आराध्य बने हुए होंगे या अन्ना से उम्मीदें बनी हुई होंगी, लेकिन उनकी टीम ने जो हरकतें की हैं पिछले 6 महीने में, शायद उससे आम लोगों का मोहभंग कम हुआ है, मोहभंग हुआ है। जी सुनीता जी, अब मैं कुछ कहूं? जी बिल्कुल। अब मैं कहूं, अब सुनिए मेरी बात। ऐसा है कि किसने क्या कहा, कौन क्या कर रहा है, कौन फ्लिप हुआ, कौन फ्लॉप हुआ, इसमें अगर चलते रहेंगे तो बिल्कुल वही कहावत चरितार्थ हो रही है, शूटिंग द मैसेंजर नॉट टेकिंग द मैसेज। बात भ्रष्टाचार की हो रही है। अगर अन्ना टीम फ्लॉप हो रही है, भीड़ नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप बैठे वहां क्या कर रहे हैं? सत्ता पक्ष में जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं, उनको अगर भ्रष्टाचार मिटाना था तो ये आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं थी ना। इस आंदोलन को तो पहले ही क्रश कर देना था, पहले ही जन लोकपाल ले आते, पहले ही कोई ऐसा कानून बनाते जिससे कि ये भ्रष्टाचार मिट जाता। तो ना तो ये आंदोलन होता, ना लोग एकजुट होते, ना लोग आक्रोश दिखाते। क्या जरूरत है इस आंदोलन की? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि मुझे बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुनीता जी। अपने साथ सुनीता जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब पूरे देश से जन समर्थन मिला था आपको, लोग भारी तादाद में पहुंचे थे, जंतर मंतर भी, रामलीला भी, लेकिन अब और तब में इतना फर्क हम क्यों देख रहे हैं? मैं केवल इसका जवाब लेना चाहता हूं। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? आदमी जब एकला चलो वाली बात आती है, जिसने अच्छी बात करनी है, जिसके पास आइडिया है, कोई अच्छी बात कर रहा है, अच्छा मुद्दा कर रहा है, अगर वो अकेले भी चल रहा है ना, ये संख्याओं की गिनती करते रहेंगे ना हम, तो हम मैसेज नहीं ले रहे हैं। जवाब नहीं देना चाह रहे हैं इस मामलों में ना पड़ के अगर मैसेज को लिया जाए कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के कुछ उपाय ढूंढिए। सुनीता वो मीडिया को भी करने हैं, वो हम जनता हैं, हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, मीडिया अपनी जिम्मेवारी निभाए, नेता अपनी जिम्मेवारी निभाएं, सब अपनी जिम्मेवारी निभाएं, तो भ्रष्टाचार की बात ही नहीं आएगी। सुनीता गोदरा आंदोलन करने की जरूरत हम भी वही बात कर रहे हैं। सुनीता जी, उसी बात की चिंता है, जिस अच्छी सोच के साथ आप लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया था, वो सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। निराशा हमें भी है, पूरे देश को है। आप जो क्लेम कर रहे हैं, कोई चीज नहीं बिखर रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कोई चीज नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है। जो नेता बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचार खत्म करने में अपनी जिम्मेवारी निभाएं। सुनीता जी, तो न तो आप इसको मीडिया को भीड़ की गिनती करनी पड़ेगी,
ना अन्ना को बार बार सुनीता जी, आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। नाग साहब कुछ कहना चाहते हैं आपसे। सुनीता जी, आप जो बातें कह रही हैं वहां रह के शायद अगर हम भी होते तो ऐसे ही बात करते। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि टीम अन्ना से आपका खुद का मोहभंग कब होगा? मेरे को बस आप ये बता दीजिए, मेरा मोहभंग तो आप छोड़िए, मेरा तो मोह तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की जब आवाज उठी मैं उसके साथ जुड़ गई। आप ये बताइए, आप भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कब आवाज उठाएंगे, कब कुछ करेंगे? नहीं, आपके पहले आंदोलन में मीडिया ने जिस तरीके से आपका साथ दिया, इस बार मीडिया आपका साथ देता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है कि बीते 6 महीने में आपकी टीम ने जो हरकतें की है उससे आम लोगों का भरोसा अन्ना टीम से खत्म हो गया है। बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर भरोसा बढ़ा होगा तो भैया आप ही उनके भरोसे को पूरा कर दो। जनता तो बस भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है, उसको अन्ना से या अन्ना की टीम से ज्यादा मतलब नहीं है, उसको है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। जो खत्म कर देगा वो भीड़ तो सुनीता जी, माफी के साथ आपकी नाराजगी शायद काफी हद तक जायज है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं बीच में, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन सवाल ये है कि टीम अन्ना ने पिछले 6 महीनों में टीम अन्ना का जो रूप देखने को मिला, अन्ना हजारे कुछ कहते हैं, टीम अन्ना के कुछ सदस्य कुछ कहते हैं, कोई किसी तरह का बयान दे देता है, पूरा देश इसको देख रहा है। फिर सच से आप मुकर क्यों रही हैं? एक बात, अच्छा इसका जवाब दे दूं। एक परिवार होता है, उसमें कोई बीए पास होता है, कोई एमए पास होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, और जो बुद्धिजीवी होते हैं उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। प्लीज समझने की कोशिश करो कि जब 10-15 बुद्धिजीवी एक साथ मिल जाएंगे जो अलग अलग क्षेत्र से आएंगे, उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी। अगर वो बात अपने तरीके से कह रहे हैं, उसको ये नहीं कहते कि वो अलग कह रहे हैं, अन्ना अलग कह रहे हैं, टीम अलग कह रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुद्दा एक है, मुद्दे की बात करो। भ्रष्टाचार को कब खत्म करोगे ये बात करो। कौन क्या कह रहा है, उसने क्या कह दिया, भीड़ कम हो गई, वहां कम आए, वहां ज्यादा थे। आज खुद भी रामदेव ने जिस तरीके भ्रष्टाचार नहीं खत्म करना, सिर्फ भीड़ गिननी है, सिर्फ भीड़ गिननी है ना, गिनते रहिए। मुझे एक बात बताइए, तो फिर बाबा रामदेव जब आपके मंच पर पहुंचे, उन्होंने कहा कम से कम 1.25 करोड़ लोग होने चाहिए किसी इस तरह के आंदोलन के हिसाब से, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? फिर आप ये बात उनको क्यों नहीं समझा पाए? आप क्या गलत कहा उन्होंने? तो ये बात आप उनको क्यों नहीं समझा पाए जो बात आप हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं सुनीता गोदारा जी? अरे भाई, अगर बाबा रामदेव ने ऐसा कहा है तो क्या कुछ गलत कहा है? वो इतनी भीड़ इकट्ठी करने का दावा करते हैं तो वो कोई गलत कह रहे हैं क्या? कुछ गलत कह रहे हैं क्या? अरे भाई, जिसको जो मर्जी है कह लो, आप हमें ये बता दो कि भ्रष्टाचार कब खत्म हो रहा है। भ्रष्टाचार जब खत्म हो जाएगा, सुनीता जी आप ये कह रही हैं, वो सबसे अच्छी बात है, जनता भी खुश होगी, लेकिन बहुत हताशा नजर आ रही है, बहुत माफी के साथ वो जोश नहीं नजर आ रहा जो हमने पहले देखा था, 6 महीने पहले टीम अन्ना में देखा था, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। आप क्या चाहते हो कि मैं बिल्कुल हरियाणवी बोलना शुरू कर दूं? बच्चा अन्ना बनना चाहता था, आज तो कोई नहीं दिख रहा। मैं बताऊं? अच्छा ठीक है, अब आप सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आप लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली बात हो रही है। आप सब अंदर ही अंदर डरे हुए हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अगर दूसरी पार्टियां, नई पार्टियां जन्म ले गई तो क्या होगा। आप लोग डरे हुए हैं, इसलिए ये बात बिल्कुल वो दिख रहा है, सुनीता गोदारा जी, बहुत माफी के साथ आपकी हताशा में वो सब कुछ दिख रहा है। क्यों टीम अन्ना मंच से बार-बार अपील कर रही है लोगों से, लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, ये शायद खुद टीम अन्ना को रीअसेसमेंट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बात पर गंभीरता से मैं आपसे को भी सलाह दूंगा कि टीम अन्ना जब आप लोग एक साथ बैठे तो इस पर चर्चा जरूर करें कि क्यों ऐसी स्थिति है, और कर भी रहे होंगे आप लोग, भले समाचार चैनल पर बैठकर इस बात को ना माने आप। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक से लौट कर आएंगे, बात होगी एनडी तिवारी की भी और डीएनए रिपोर्ट की भी। क्यों मुंह लटकाए बैठे हो, क्या हुआ? हर जगह टीडीएस कट रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स, ये मेरे पैसे गए कहाँ? बस इतनी सी बात। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर रजिस्टर करो और फिर फॉर्म 26A जाकर अपना टैक्स क्रेडिट चेक कर लो। अब क्या हुआ? अरे जितना मेरा टैक्स बनता है उससे ज्यादा तो मेरा टीडीएस कट है, सारे पैसे बर्बाद हो गए। अपना टैक्स रिटर्न ई-फाइल करो ना, 2-3 महीने बाद अपना बैंक अकाउंट चेक करना, रिफंड आ जाएगा। रिफंड आ गया ना? हाँ। शॉपिंग चले?
जी हाँ, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर लॉग ऑन करें और 31 जुलाई से पहले अपना टैक्स रिटर्न फाइल या ई फाइल करें। रिटर्न की ई फाइलिंग उन निर्धारितों के लिए आवश्यक है जिनकी कुल आय 10 लाख रुपए से अधिक है या जिनके पास विदेशी संपत्ति है। सांबर मिसेज रेड्डी ने भेजा है। सिर्फ एवरेस्ट सांबर मसाला में है 14 मसालों का सही मिश्रण। मिसेज मम्मी ने बनाया। देश में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ग्रिम्ट, रादौर, यमुनानगर। A vision to impart quality professional education of international standards. Programs offered: electronic and communication engineering, computer science engineering, mechanical engineering, information technology, civil engineering, electrical and electronic engineering. GRIMT has a sprawling campus with green and pollution-free environment. Facilities like well-equipped labs and well-stocked library. For admission, contact. चुन चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? क्या हुआ? हर जगह TDS कट रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स। ये मेरे पैसे गए कहाँ? बस इतनी सी बात। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर रजिस्टर करो और फिर फॉर्म 26A जाकर अपना टैक्स क्रेडिट चेक कर लो। अब क्या हुआ? अरे जितना मेरा टैक्स बनता है उससे ज्यादा तो मेरा TDS कटा है। सारे पैसे बर्बाद हो गए। अपना टैक्स रिटर्न ई फाइल करो ना। 2-3 महीने बाद अपना बैंक अकाउंट चेक करना, रिफंड आ जाएगा। रिफंड आ गया ना? हाँ। शॉपिंग चले? जी हाँ, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर लॉग ऑन करें और 31 जुलाई से पहले अपना टैक्स रिटर्न फाइल या ई फाइल करें। रिटर्न की ई फाइलिंग उन निर्धारितों के लिए आवश्यक है जिनकी कुल आय 10 लाख रुपए से अधिक है या जिनके पास विदेशी संपत्ति है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी को पितृत्व मामले में तगड़ा झटका लगा। डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि रोहित शेखर उनका ही पुत्र है। हालांकि अदालत के फैसले का नारायण दत्त तिवारी ने स्वागत तो किया, लेकिन इसे निजी मामला भी बता दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में जब डीएनए जांच रिपोर्ट खोली गई तो वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी के पास कहने को बहुत ज्यादा नहीं बचा था। डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि रोहित शेखर नाम का जो शख्स उनका बेटा होने का दावा कर रहा था वो सही है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि नारायण दत्त तिवारी रोहित शेखर के बायोलॉजिकल पिता और उज्ज्वला बायोलॉजिकल मां हैं। जी। आज कोर्ट ने सीबीएसई का डीएनए रिजल्ट खोला और उसके तहत ये साफ हो चुका है कि श्री एनडी तिवारी रोहित शेखर के बायोलॉजिकल फादर हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। यह 100% एक्यूरेट टेस्ट है, साइंटिफिक टेस्ट है और सब चीज मद्देनजर रखते हुए उनके सैंपल्स को एनालाइज करके ये साफ साफ जाहिर हो चुका है कि श्री एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के पिता हैं। अदालत के फैसले के बाद रोहित शेखर भी सामने आए और कहा कि ये एक लंबी लड़ाई थी जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा है। नारायण दत्त तिवारी ने बड़े रोड़े अटकाने की कोशिश की, हमारे लिए कांटे बिछाए, हर तरह की मुसीबतें, फिजूल की अर्जियां डाली एक के बाद एक, लंबित करी प्रक्रिया। लेकिन और कई बार हम हताश भी हुए, हमने सोचा हम छोड़ दें क्योंकि उसे मालूम था कि इनके सीमित साधन है और इनको न्याय न मिल सके तो ये। लेकिन अंत में सबके सहयोग से, सबकी शुभकामनाओं से आज हम इस क्रूशल जंक्चर, एक ऐसी मंजिल पर पहुंचे जो बहुत महत्वपूर्ण मंजिल हमारे इस कानूनी संघर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसको आज हमने तय किया है। रोहित ने कोई मांग नहीं की है, ना हम रोहित की कोई उस व्यक्ति से अपेक्षा नहीं है जिसने हृदय से बेटा नहीं माना, जिसको कानून ने जबरदस्ती बेटा मनवा दिया। तो ऐसे पिता से क्या मांगना है। हालांकि नारायण दत्त तिवारी ने कोर्ट से अपील की थी कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाए, लेकिन अदालत ने तिवारी की याचिका ठुकरा दी। अदालत के फैसले के बाद नारायण दत्त तिवारी तो सामने नहीं आए, लेकिन उनके सहयोगी ने उनका बयान मीडिया के सामने पढ़ा। बयान में तिवारी ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि वो विवादों से दूर रहना चाहते हैं और इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते थे। बयान में तिवारी ने यह भी कहा कि ये मेरा निजी मामला है, मुझे अपनी तरह जीने का हक है।
मेरी सहानुभूति रोहित शेखर के साथ है। क्या है पूरा मामला? नारायण दत्त तिवारी के बेटे होने का दावा करने वाले रोहित शेखर के नाना शेर सिंह कांग्रेस के बड़े नेता थे। रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा भी कांग्रेस से जुड़ी थी। आज से 6 साल पहले रोहित शेखर ने दावा किया था कि नारायण दत्त तिवारी उनके पिता हैं, लेकिन तिवारी इनकार करते रहे। अदालत के कई बार आदेश आने के बाद भी तिवारी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। जब अदालत ने डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने के लिए कहा तो भी तिवारी मुकरते रहे। आखिरकार इसी साल के मई में अदालत के आदेश पर जबरन तिवारी का ब्लड सैंपल लिया गया, जिस पर आज का फैसला सुनाया गया। अब भी हैं कई सवाल। नारायण दत्त तिवारी रोहित शेखर के जैविक पिता साबित तो हो गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या रोहित को पिता का नाम मिलेगा? क्या रोहित शेखर उत्तराधिकारी साबित होंगे? सवाल यह भी है कि क्या रोहित को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? रही बात नारायण दत्त तिवारी की, तो उन्होंने जिस अंदाज में सफाई दी उसे देखकर यही लगा कि वो ना तो कबूल कर रहे हैं और ना ही आरोपों को खारिज कर रहे हैं। सुमित नागपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सामने आने के बाद आइए सुनते हैं रोहित शेखर ने क्या कुछ कहा। N.D. Tiwari is my legitimate father. I am nobody's legitimate child because no child is illegitimate. Every child is the most innocent being on this earth. So no child deserves to be called a bastard or illegitimate, never or not. That should be removed from at least from our law books. Now on, what's your next message for N.D. Tiwari? He is my legitimate father. And what will be your next move? My mother will decide whatever cruelty and thing is done to us. He'll have to pay for all this. Tell us very briefly about this whole 6-year-long journey that you've been. Very difficult. I don't wish it. और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आर के कपूर साहब जुड़े हुए हैं। कपूर साहब, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा ये है, रोहित शेखर के पास अब क्या कानूनी अधिकार हैं, क्या कानूनी कदम वो आगे उठा सकते हैं? जैविक पिता तो साबित हो गए एनडी तिवारी उनके। देखिए, सबसे पहले जो रोहित का मामला था कि वो पेरेंटेज चाहते हैं, वो कि उनके फादर ये एनडी तिवारी हैं, तो उसके लिए जो उन्होंने पेरेंटेज का सूट फाइल किया था उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी उनको मिली है, जो एक्सपर्ट की ओपिनियन साइंटिफिक बेसिस पे आ गई है कि वो बायोलॉजिकल फादर उनके डिक्लेयर हो सकते हैं। अब देखिए, हालांकि इस लेवल पे वो एक्सपर्ट की ओपिनियन है, हो सकता है अगर एनडी तिवारी चाहें तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उनको बुलाएं और मामले को आगे और लंबा कर सकें, या फिर कल को अगर डिक्री पास हो जाती है, अनरिबटेड एविडेंस रह जाता है, तो उसकी वो अपील भी कर सकते हैं। ये तो मामला है जहाँ तक वो लीगल उनकी ऑप्शंस बाकी बची हुई हैं। लेकिन जहाँ तक रोहित का सवाल है, रोहित अब क्योंकि एक बायोलॉजिकल फादर उनको मिला है, वो एक बायोलॉजिकल सन बन गए हैं, तो एक सन बनने के नाते जितने भी उनके लीगल राइट्स हैं उन सब के लिए वो एंटाइटल्ड हैं। जैसे प्रॉपर्टी का राइट हो तो एज ए सन जो उनको प्रॉपर्टी का राइट है वो उनको मिलेगा। इसके अलावा जितने भी इंसिडेंटल राइट्स हैं, जैसे वो फादर का नाम यूज़ करना चाहें तो फादर का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, सरनेम यूज़ करना चाहें वो उसका अपने नाम के साथ सरनेम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ उनको पॉलिटिकल माइलेज कितनी मिलेगी या एडवांटेज कितनी होगी वो बात तो अलग है। लेकिन जहाँ तक लीगल पहलू का ताल्लुक है, वो पेरेंट का नाम भी यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर्टी में राइट्स भी क्लेम कर सकते हैं। और जहाँ तक उनकी स्ट्रगल 2008 से चल रही थी पेरेंटेज को डिसाइड करवाने के लिए, तो उनमें आज जो एक साइंटिफिक टेक्स्ट उनके सामने आया है, उनको बहुत बड़ी राहत मिली होगी कि अब सूट को बिक्री होने में बिल्कुल राहत मिली होगी कपूर साहब। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जिस तरह से एनडी तिवारी ये कह रहे थे कि मीडिया मेरी प्राइवेसी में दखल दे रहा है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैं जैविक पिता हूँ रोहित का, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये मेरी प्राइवेसी है, इसमें दखल देने का किसी को कोई हक नहीं है। इसको कितना ठीक माने, कितना जायज माने? क्योंकि कोर्ट ने भी उनकी अपील को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीएनए रिपोर्ट जो है उसको सार्वजनिक न किया जाए। अब देखिए, जहाँ तक कई बार ऐसे होता है जो पॉलिटिकली पब्लिक लाइफ में आप जब बहुत आगे निकल जाते हो
तो आप अगर ये कहो कि आपके कुछ मामले प्राइवेट बच जाते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जब तक आप एक पब्लिक फिगर नहीं हो, पब्लिक मैन नहीं हो, तो आपके जो प्राइवेट मामले वो प्राइवेट ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप पब्लिक फिगर बन जाते हो, आपको पब्लिक इमेज इतना ज़्यादा मिलता है, पब्लिक रेपुटेशन इतनी ज़्यादा मिलती है, आप पब्लिक राइट्स को इतना यूज़ करते हो, तो उसमें आप अगर ये कहो कि आपका प्राइवेट मामला है, अगर इतना प्राइवेट मामला होता तो पहले ही अगर आदमी को, अगर वो 2008 में जब सूट फाइल हुआ था, दूसरे समय अगर मान लिया होता तो शायद ये पब्लिक इशू बनता भी नहीं। लेकिन पब्लिक इशू बनाने के लिए भी ये पब्लिक मैन होने के नाते इन्होंने खुद ही ऐसा कदम उठाया जिसके कारण उनको पब्लिक इशू बनाना पड़ा या पब्लिक इशू बन गया। अब ये अगर आदमी उसको सिर्फ ये कहे कि मेरा प्राइवेट मामला है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत नेगेटिव बात मानी जाएगी कि एक पब्लिक इमेज होने के बाद, पब्लिक मैन होने के बाद ऐसे मामलों को अपना प्राइवेट मामला मानो तो बहुत मुश्किल बात है। जी बिल्कुल, प्राइवेट मामला नहीं कहा जा सकता इस तरह के मामलों को। जब आप एक पब्लिक फिगर हैं और आप राजनीति में एक बड़ी हस्ती हैं तो सवाल उठने लाजमी है। और अगर उसको आपने जिस तरह से कपूर साहब ने कहा पहले इस मामले को सुलझाया गया होता तो शायद ये मामला सार्वजनिक हो भी नहीं पाता। बहुत शुक्रिया कपूर साहब आपका चर्चा के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इंडिया प्राइम टाइम में इतना ही। आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं। क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? क्या हुआ? हर जगह टीडीएस कट रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स। ये मेरे पैसे गए कहाँ? बस इतनी सी बात। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर रजिस्टर करो और फिर फॉर्म 26A जाकर अपना टैक्स क्रेडिट चेक कर लो। अब क्या हुआ? अरे जितना मेरा टैक्स बनता है उससे ज्यादा तो मेरा टीडीएस कट है। सारे पैसे बर्बाद हो गए। अपना टैक्स रिटर्न ई-फाइल करो ना। 2-3 महीने बाद अपना बैंक अकाउंट चेक करना, रिफंड आ जाएगा। रिफंड आ गया ना? हाँ। शॉपिंग चले? जी हाँ, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर लॉग ऑन करें और 31 जुलाई से पहले अपना टैक्स रिटर्न फाइल या ई फाइल करें। रिटर्न की ई फाइलिंग उन निर्धारितों के लिए आवश्यक है जिनकी कुल आय 10 लाख रुपए से अधिक है या जिनके पास विदेशी संपत्ति है। 5 मिनट में रूम साफ। पाव भाजी तैयार। एवरेस्ट पाव भाजी मसाला में है 15 मसालों का सही मिश्रण। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। बच्चों का बचपन बचाइए, उनकी उम्र उन्हें लौटाइए। बाल श्रम को रोकें। An initiative by India News। हर तरफ से ठुकराए गए रोगी अब निराश न हो। यूनानी चिकित्सा के माहिर डॉक्टर असलम जावेद अब करेंगे हर असाधारण रोगों का सफल इलाज। कई लोग एड्स, डायबिटीज, पाइल्स, सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी एंड सी, स्किन प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियों से राहत पा रहे हैं। दूर दराज के रोगी भी परेशान न हो। डॉक्टर असलम जावेद करते हैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट। मिलिए डॉक्टर असलम जावेद से हेल्थ मंत्रा में। देखिए हेल्थ मंत्रा शनिवार सुबह 10:30 बजे, रविवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। अंग्रेज हुकूमत ने जो फैसले लिए कानून की नजर में बिल्कुल सही थे, इसलिए हमें इन फैसलों का कोई गम नहीं। सह प्रायोजक है नया सैमसंग मेट्रो चैट ऑन और स्मार्ट डुअल सिम के साथ। मान लेते बात जो अपनों की,
पितृत्व मामले में एनडी तिवारी को तगड़ा झटका। डीएनए टेस्ट में साबित हुआ रोहित शेखर के पिता है तिवारी। तिवारी ने किया फैसले का सम्मान, कहा निष्ठा से छेड़खानी ना करे मीडिया। सवालों के घेरे में टीमन्ना का अनशन। तीसरे दिन भी मुश्किल जुटी भीड़। बाबा रामदेव 5000 समर्थकों के साथ अनशन में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में घमासान। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान की मनमानी पर जताई नाराजगी। पार्टी की कैंपेन कमेटी के पद से दिया इस्तीफा। पटना गैंगरेप मामले में पुलिस ने रंभा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 को किया सील। रिमांड होम भेजा गया मामले का नाबालिग आरोपी अरमान। पटना में बेऊर जेल के बाहर जेलर पर अपराधियों ने चलाई गोली। घटना में बाल बाल बचे जेलर, लेकिन एक बच्चे को लगी गोली। सीतामढ़ी के कारगिल चौक पर छात्रों ने काटा बवाल। आपस में भिड़े कोचिंग सेंटर के छात्र। कोचिंग संचालक समेत आधा दर्जन छात्र घायल। झारखंड के नक्सलियों की उल्फा उग्रवादियों से है साठगांठ। असम पुलिस का दल पहुंचा रांची। माओवादियों के शहीद सप्ताह के कारण सूबे में अलर्ट। लंदन में 80वें ओलंपिक का होगा आगाज। दुनिया भर के खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। खेल प्रेमियों को रंगारंग कार्यक्रम का इंतजार। नमस्कार, न्यूज नॉनस्टॉप में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श झा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी को पितृत्व मामले में तगड़ा झटका लगा है। डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि रोहित शेखर उनका पुत्र है। हालांकि अदालत के फैसले का नारायण दत्त तिवारी ने स्वागत तो किया, लेकिन इसे निजी मामला भी बता दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में जब डीएनए जांच रिपोर्ट खोली गई तो वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी के पास कहने को बहुत ज्यादा नहीं बचा था। डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि रोहित शेखर नाम का जो शख्स उनका बेटा होने का दावा कर रहा था वो सही है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि नारायण दत्त तिवारी रोहित शेखर के बायोलॉजिकल पिता और उज्ज्वला बायोलॉजिकल मां हैं। जी। आज कोर्ट ने सीबीएसई का डीएनए रिजल्ट खोला और उसके तहत ये साफ हो चुका है कि श्री एनडी तिवारी रोहित शेखर के बायोलॉजिकल फादर हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। यह 100% एक्यूरेट टेस्ट है, साइंटिफिक टेस्ट है और सब चीज मद्देनजर रखते हुए उनके सैंपल्स को एनालाइज करके ये साफ साफ जाहिर हो चुका है कि श्री एनडी तिवारी ही रोहित शेखर के पिता हैं। अदालत के फैसले के बाद रोहित शेखर भी सामने आए और कहा कि ये एक लंबी लड़ाई थी जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा है। नारायण दत्त तिवारी ने बड़े रोड़े अटकाने की कोशिश की, हमारे लिए कांटे बिछाए, हर तरह की मुसीबतें, फिजूल की अर्जियां डाली एक के बाद एक, लंबित करी प्रक्रिया। लेकिन और कई बार हम हताश भी हुए। हमने सोचा हम छोड़ दें, क्योंकि उसे मालूम था कि इनके सीमित साधन है और इनको न्याय न मिल सके तो ये। लेकिन अंत में सबके सहयोग से, सबकी शुभकामनाओं से आज हम इस क्रूशल जंक्चर, एक ऐसी मंजिल पर पहुंचे जो बहुत महत्वपूर्ण मंजिल हमारे इस कानूनी संघर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसको आज हमने तय किया है। रोहित ने कोई मांग नहीं की है, ना हम रोहित की कोई उस व्यक्ति से अपेक्षा नहीं है जिसने हृदय से बेटा नहीं माना, जिसको कानून ने जबरदस्ती बेटा मनवा दिया। तो ऐसे पिता से क्या मांगना है। हालांकि नारायण दत्त तिवारी ने कोर्ट से अपील की थी कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाए, लेकिन अदालत ने तिवारी की याचिका ठुकरा दी। अदालत के फैसले के बाद नारायण दत्त तिवारी तो सामने नहीं आए, लेकिन उनके सहयोगी ने उनका बयान मीडिया के सामने पढ़ा। बयान में तिवारी ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि वो विवादों से दूर रहना चाहते हैं और इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते थे। बयान में तिवारी ने यह भी कहा कि ये मेरा निजी मामला है, मुझे अपनी तरह जीने का हक है, मेरी सहानुभूति रोहित शेखर के साथ है। क्या है पूरा मामला?
नारायण दत्त तिवारी के बेटे होने का दावा करने वाले रोहित शेखर के नाना शेर सिंह कांग्रेस के बड़े नेता थे। रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा भी कांग्रेस से जुड़ी थी। आज से 6 साल पहले रोहित शेखर ने दावा किया था कि नारायण दत्त तिवारी उनके पिता हैं, लेकिन तिवारी इनकार करते रहे। अदालत के कई बार आदेश आने के बाद भी तिवारी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। जब अदालत ने डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने के लिए कहा तो भी तिवारी मुकरते रहे। आखिरकार इसी साल के मई में अदालत के आदेश पर जबरन तिवारी का ब्लड सैंपल लिया गया, जिस पर आज का फैसला सुनाया गया। अब भी हैं कई सवाल। नारायण दत्त तिवारी रोहित शेखर के जैविक पिता साबित तो हो गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या रोहित को पिता का नाम मिलेगा? क्या रोहित शेखर उत्तराधिकारी साबित होंगे? सवाल यह भी है कि क्या रोहित को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? रही बात नारायण दत्त तिवारी की, तो उन्होंने जिस अंदाज में सफाई दी उसे देखकर यही लगा कि वो ना तो कबूल कर रहे हैं और ना ही आरोपों को खारिज कर रहे हैं। सुमित नागपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। टीम अन्ना का अनशन कितने दिन चलेगा, ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अनशन के तीसरे दिन बेहद कम भीड़ दिखी। जब बाबा रामदेव अनशन में शरीक होने पहुंचे तो भीड़ थोड़ी बढ़ी। बाबा रामदेव के साथ उनके 5000 समर्थक अनशन में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन साथ देने से पहले बाबा रामदेव ने टीम अन्ना के आंदोलन पर सवाल भी खड़े कर दिए। अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या टीम अन्ना का आंदोलन रामदेव के कंधे पर चल रहा है और क्या टीम अन्ना से लोगों का मोह भंग हो रहा है? टीम अन्ना का अनशन कितने दिन चलेगा? क्या टीम अन्ना से लोगों का मोह भंग हो रहा है? ये दोनों सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि टीम अन्ना के अनशन के दौरान इस बार लोगों की भागीदारी बेहद कम देखी जा रही है। अनशन के तीसरे दिन के दोपहर तक की बात करें तो कुछ 100 लोग ही अनशन की जगह पर दिखे। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि आखिर टीम अन्ना के अनशन से जनता की बेरुखी क्यों है? हालांकि अन्ना हजारे ने कहा कि वो कम भीड़ को लेकर परेशान नहीं है। बाबा आए, भीड़ लाए। साथ से पहले सवाल उठाया। इस बार के आंदोलन के दौरान लोगों की कम मौजूदगी से जूझ रही टीम अन्ना के लिए बाबा रामदेव का साथ राहत की खबर लेकर आया। जो जंतर मंतर लोगों की कम भीड़ की वजह से सूना था, वो बाबा रामदेव के पहुंचते ही भर सा गया। रामदेव के साथ करीब 5000 लोग जंतर मंतर पहुंचे। बाबा जंतर मंतर पहुंचकर अन्ना हजारे के गले मिली, लेकिन साथ देने से पहले बाबा रामदेव ने टीम अन्ना का विरोध भी कर दिया। जंतर मंतर पहुंचने से पहले बाबा रामदेव अपने आंदोलन की तैयारियों का जायजा लेने रामलीला मैदान गए थे। रामदेव ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर लगाए जा रहे आरोपों को गलत तरीका बताया। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने टीम अन्ना के आंदोलन पर भी सवाल खड़े किए। बाबा ने कहा कि आंदोलन वही है जिसके साथ देश के 1% लोग शामिल हो। सवाल टीम अन्ना के आंदोलन में जुट रही कम भीड़ के बारे में था, जिसके जवाब में रामदेव ने कहा कि अगर कोई आंदोलन बड़े बदलाव की बात करता है तो उसे कम से कम 1.25 करोड़ लोगों का समर्थन हासिल होना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 9 अगस्त से बाबा रामदेव भी एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। रामदेव ने ये भी कहा कि 9 अगस्त से शुरू हो रहे उनके आंदोलन का हर्ष ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके 1 करोड़ से ज्यादा समर्पित कार्यकर्ता हैं। आखिर भीड़ क्यों नहीं जुट रही? सवाल यही है कि आखिर टीम अन्ना का आंदोलन भीड़ की कमी से क्यों जूझ रहा है। दरअसल इस बार अन्ना के समर्थन में गांवों से तो लोग आ रहे हैं, लेकिन यूथ गायब है। आपको बता दें कि अन्ना के पिछली बार के अनशन में युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा रही थी। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि शनिवार और रविवार को छुट्टियां होती हैं, लिहाजा कुछ भीड़ बढ़ सकती है। क्या राजनीतिक दल बनाएंगे अन्ना?
सवाल ये भी है कि क्या अन्ना राजनीति में हिस्सा लेंगे, क्योंकि अन्ना ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके पास आने वाले कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ विरोध या प्रदर्शन से बात नहीं बनेगी, उन्हें विकल्प देना होगा। राजनीति में उनके आने के एक सवाल के जवाब में अन्ना ने कहा कि अगर लोग कहेंगे तो वो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन वो कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, बल्कि चुनाव में अच्छे उम्मीदवारों की पहचान कर उनके पक्ष में वोट देने की लोगों से अपील करेंगे। हालांकि इस पर अभी टीम अन्ना में मंथन होना बाकी है। साफ है, इस बार टीम अन्ना के सामने कई चुनौतियां हैं लोगों की कम भीड़ पर, और रामदेव सरी के साथियों के ही सवाल तो हैं ही, इससे ज्यादा कई मसलों पर टीम अन्ना में सहमति का अभाव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस आलाकमान की मनमानी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए वीरभद्र सिंह ने पार्टी की कैंपेन कमेटी के पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश चुनाव और विधानसभा से संबंधित सभी कमेटियों की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान वीरभद्र सिंह को मनाने की कोशिशें कर रही है और इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और वीरभद्र सिंह से मिलने भी पहुंचे। असम में हो रही हिंसा से रेलवे सेवा भी प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से वहां गए कई यात्री असम में ही फंस गए हैं और रेलवे इन यात्रियों को निकालने में जुटा हुआ है। असम में फंसे यात्रियों को खाने और दवाइयों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन यात्रियों को सुविधाएं पहुंचाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। हिंसा की वजह से कई ट्रेन जहां तहां फंसी हुई हैं। इसके अलावा कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा है। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान राजधानी समेत कई ट्रेनों को निशाना बनाया गया। यूपी के बिजनौर के जलीलपुर इलाके में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल की छत गिर गई। इस घटना में 6 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 30 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल तीनों बच्चों को मेरठ के लिए रेफर किया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन इस पूरे मामले में जांच करने के बाद कार्रवाई करने की बात कर रहा है। लंदन ओलंपिक की शुरुआत होने से इलाहाबाद में अलग ही माहौल है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस ओलंपिक में शामिल हॉकी टीम में इलाहाबाद का दानिश को भी शामिल किया गया है और इस खुशी में यहां के लोगों ने ओलंपिक पर एक एल्बम भी बनाया है, जिसका निर्देशन इलाहाबाद के साहित्यकार खुर्शीद ने किया। एल्बम के बजने पर यहाँ के लोग दानिश का समर्थन में जमकर झूमने लगे और इस मौके पर दानिश के प्रशंसकों के साथ साथ दानिश के परिजन और उनके कोच भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद तरुण विजय ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार और तरुण विजय की मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली और इस मुलाकात के बाद तरुण विजय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनायक प्रसाद ने। तरुण विजय हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। सर, एक अभी मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी रही। नीतीश जी ने बिहार में जिस प्रकार से एक चमत्कारिक विकास के कार्यक्रम चलाए हैं और गरीबी उन्मूलन का कार्य किया है और सबको साथ में लेके चले हैं, तो भाजपा जदयू की जो युति सरकार है वह पूरे देश में एक विकास का प्रतिमान बनी है, कसौटी बनी है। हमने उनके यश और प्रभाव विस्तार के लिए कामना की, उनको शुभकामनाएं दी और हम चाहते हैं कि देश में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाली जो यह सरकार है, इसका शेष क्षेत्रों पर भी अच्छा असर पड़े। यहाँ उनसे विशेष रूप से हमने गंगा की सफाई, शुद्धिकरण और गरीबी उन्मूलन तथा विकास के कार्यों को और गति देने के लिए बात की। दोनों सरकारें जो गठबंधन पार्टियां हैं वे अच्छी दृष्टि से चल रही हैं और कोई समस्या नहीं है। शुद्धिकरण बहुत व्यापक शब्द है तरुण विजय जी, जो आपने शुद्धिकरण कहा, सियासत में शुद्धिकरण की आवश्यकता महसूस करते हैं क्या? अवश्य। देखिए, शुद्धिकरण तो एक सतत प्रक्रिया है और मनुष्य में भी शुद्धिकरण होते रहना चाहिए, इसीलिए वह आध्यात्मिक पिपासा को लेकर मंदिरों में जाता है। इसी प्रकार राजनीति में भी शुद्धिकरण की बहुत अधिक